हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 3, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है जिसे लिखा है हरिशंकर प्रसाई जी ने। लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग किया है जो ज्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक व 5 मित्र थे। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया कि शाम के 4 बजे की बस से चलेंगे। ये जो 4 बजे की बस है, यही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। पन्ना एक जगह का नाम है। पन्ना से ये बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलनी थी। लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर जाना था, इसलिए कुछ यात्रा वो बस से करेंगे। उसके बाद जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और वह सुबह के समय घर तक पहुंच जाएंगे। लेखक के साथ जो 2 मित्र गए थे, उन्हें दफ्तर में समय पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही एक रास्ता अपनाना जरूरी था। उनके जो जानकार लोग थे, जानने वाले जो लोग थे, उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो इस शाम को चलने वाली बस से यात्रा करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शाम के थोड़ी देर बाद काफी अंधेरा हो जाता है और रात के समय में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ये एक प्रश्न लेखक ने भी किया। रास्ते में डाकू वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस की हालत है वो बहुत डरावनी है। बस की हालत बहुत खराब है, पता नहीं मंजिल तक पहुंच पाएगी कि नहीं। तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं। जिस बस से लेखक को जाना था, वो बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो बहुत सालों से चल रही थी। लोगों ने उसके द्वारा बहुत सारी यात्राएं पूरी कर चुके थे। बस देखने से अनुभव हो रहा था कि ये बहुत सारी यात्राएं पूरी कर चुकी है, बहुत सारे लोगों को मंजिल तक पहुंचाया है। उसके निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके शीशे, खिड़कियां और पूरी बॉडी टूट चुकी थी। कोई भी चीज सही ठिकाने पर नहीं था। खस्ता हालत हो चुकी थी। इंजन आवाज कर रहा था। तो इसलिए लोग यात्रा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बस बहुत पुरानी थी। उस बस को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी, वृद्ध हो चुकी थी। यह बस पूजा की योग्य थी, क्योंकि यह बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था और बहुत ज्यादा सफर तय कर चुका था। इसलिए यह बस पूजनीय थी, पूजा की योग्य थी। एक बूढ़ी और पुरानी बस के ऊपर सवार होने को कैसे कोई सोच सकता है, जबकि यह उसके आराम करने का समय है। जिस बस से लेखक अपनी यात्रा कर रहे थे और ये जिस कंपनी की बस थी, उसके जो हिस्सेदार थे वे भी इसी से यात्रा कर रहे थे। लेखक ने उनसे प्रश्न किया कि क्या यह बस चलती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। वह उसके मालिक थे और उन्हें पूरा भरोसा था। लेखक और उनके मित्रों ने कहा कि हम तो देखना चाहते हैं कि यह चलेगी कैसे, अपने आप चलती है क्या? हिस्सेदार ने लेखक की बात पर आश्चर्य जताया और लेखक ने इस बात पर आश्चर्य जताया क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी बस भी चलती है। इसलिए वो पुनः कहते हैं कि ऐसी बस अपने आप चलती है क्या? ये तो कमाल हो गया। लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार था कि जाएं कि ना जाएं इस बस से। उनमें से एक डॉक्टर मित्र भी थे। उन्होंने भरोसा बढ़ाया और विश्वास जताया कि डरने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। बस ने बहुत सारे लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचाया है। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। जो नई नवेली बसें हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बस पर विश्वास किया जा सकता है। यह आपको अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचाएगी। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में उठाकर चलती है, यह बस भी वैसे ही हम सबको अपने बच्चों की तरह लेकर गोद में चलेगी, इस सफर पर और मंजिल तक पहुंचाएगी। जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, अंतिम विदाई कर रहे हो। उन्हें शक हो रहा था, इसलिए वो ऐसी नजरों से देख रहे थे कि जैसे पता नहीं कभी मिलेंगे कि नहीं। उनकी आंखें कह रही थी कि इस जिंदगी में लोगों को आना जाना तो लगा ही रहता है। लोग पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आदमी को इस दुनिया से जाने का कोई ना कोई तो नियमित कारण बनता ही है। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और बस शुरू हो गई। जब वे बस में जाकर बैठे तो ऐसा महसूस किया कि वे इंजन पर ही बैठे हों, क्योंकि पूरी बस में इंजन की ही आवाज गूंज रही थी।
बस की खिड़कियां, उस पर बहुत कम कांच लगे थे और हवा भी जोरों से आ रही थी। जो कांच बचे हुए थे वो टूटे फूटे थे, बुरी हालत में थे। यात्रियों को चोट लग सकती थी। वे तुरंत खिड़की से दूर खिसक गए, क्योंकि लेखक डर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई चोट ना आ जाए। इसलिए वो खिड़की के पास नहीं बैठे। इंजन चल रहा था, बस स्टार्ट थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जहां वो बैठे हैं उसी के नीचे इंजन लगा है और घर घर की आवाज आ रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक महसूस कर हो रहा था। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि वह भारत की आजादी के समय हुए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में होगी। जिस प्रकार गांधी जी जिस प्रकार गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इसी तरह इस बस का भी हर हिस्सा पूरी तरह से असहयोग कर रहा था, अर्थात एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। बस बहुत पुरानी है, पुराने जमाने की है, पुराने जमाने से चलती आ रही है। इस कारण इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। अब लेखक इससे यात्रा करने में डर रहे थे, क्योंकि इसके इंजन आवाज करने लगी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और एक एक पुर्जा हिल रहा था। बस की सीट थी और उसकी बॉडी आपस में साथ नहीं दे रहे थे, असहयोग कर रहे थे, यानी सारी बस हिल रही थी। कभी लगता कि सीट अपनी जगह पर नहीं थी, वह भी हिल रही थी। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि सीट बॉडी को छोड़कर खिसक गई है या आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कभी ऐसा लगता कि 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट जाएंगे। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर सवार हो गई है। अचानक बस में कुछ खराबी आ गई और वह रुक गई। बस के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था और पेट्रोल बहने लगा। डॉक्टर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली के द्वारा, एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। लेखक आस लगाए बैठे थे कि थोड़ी देर बाद बस की कंपनी के जो हिस्सेदार थे इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। ऐसा लेखक को लगने लगा, क्योंकि जो कंपनी की बस थी उसके जो हिस्सेदार थे वो भी इसी बस से यात्रा कर रहे थे। और अब तो यही सोचा जा सकता था कि अब धीरे धीरे इस बस के इंजन को भी निकालकर जो हिस्सेदार है अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की गति अब 15-20 मील हो गई थी, यथार्थ रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। लेखक को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी और अब तो उसके पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया था। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। मन में ख्याल आ रहे थे, जैसा उनके मन में भय था और जैसा उन्हें संदेह था कि यह बस शायद ही हमारे यात्रा को सफल करे, और जैसा उन्होंने सोचा था और जैसा उनके मन में डर था वैसा वैसा घट रहा था। जो दृश्य सामने आ रहा था जंगलों का, आसपास घने पेड़ों का, नदी तालाबों का, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जब उसकी खिड़की से वे देख रहे थे तो ये दृश्य बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पंछी बैठकर चहचहा रहे थे। जैसा बस की हालत खस्ता थी, लेखक डरा हुआ था। वह जब भी कोई पेड़ आता सड़क के किनारे तो वह उसे दुश्मन जैसा नजर आता, क्योंकि ऐसा लगता कि शायद बस पेड़ से टकरा सकती है। जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो जान में जान आ जाती और दूसरे पेड़ का इंतजार करने लगती। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा लेगी, गोता लगा जाएगी, अर्थात डुबकी लगा जाएगी। एक बार फिर बस रुकी, फिर कुछ न कुछ खराबी हुई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर वो चली नहीं। बस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग की बात। ऐसा वैसा कभी इसके साथ हुआ नहीं है, यह तो आज पहली बार ऐसा संयोग हुआ है। ऐसा समय हो गया है कि यह बस साथ के साथ कुछ खराबी आ रही है, वरना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंपनी के हिस्सेदार भरोसा दिलाते हुए कहा बस बहुत ही फर्स्ट क्लास है, अर्थात बहुत अच्छी हालत में है, ये डरने की बात नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है।
जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी रात थी, तो छिन चांदनी रात में पेड़ों की छाया के नीचे वो बस बड़ी बेचारी लग रही थी। बस जैसे रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चांद की चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वो बस खड़ी थी। बहुत ही बेचारी सी लग रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। लगता है जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। बस इस तरह से रुक कर खड़ी हो गई थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती है, और उन्हें अपने आप पर खेद हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी प्राण निकल गया, तो यह पूरी तरह से बेकार हो जाएगी और इस सुनसान जंगल में हमें इसका अंतिम क्रिया करना पड़ेगा। हमें इसका यहीं पर त्याग करना होगा और अपना सफर कैसे पूरा करेंगे, इस सब की परेशानी लेखक के मन में चल रही थी। कंपनी के हिस्सेदार जो इस बस में यात्रा कर रहे थे, वह अपनी मदद करने लगे थे। उन्होंने इंजन को खोला और सुधारा। बस आगे चली। इसके पश्चात बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और भी कम हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पैदल चल रहे हों। बस की हेडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी। वृद्धा बस को कह रहे हैं और हेडलाइट आंखों को। चांदनी रात में रास्ता ढूंढकर वह धीरे धीरे चल रही थी। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट कमजोर हो गई। रोशनी कम थी, इसलिए चांदनी रात का सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाले गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। वह जो गाड़ियां गुजर रही है वो नई नवीली गाड़ियां हैं। जवान थी, इसलिए वह उसे बेटी कहता है। लेखक बस की तरफ से कहते हुए कि उसकी तो उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, मैं धीरे धीरे आऊंगी। बस एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंची थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली तो सब समझ गए कि टायर पंचर हो गया और सफर वहीं रुक गया। बस की गति बहुत धीमी थी, शायद इसीलिए किसी को कुछ परेशानी नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। अगर स्पीड ज्यादा होती तो बगल में ही बहुत गहरा नाला बह रहा था, बस उसमें गिर सकती थी। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदारों की तरफ से सम्मान के साथ देखा और सोचा कि वह टायरों की हालत तो जानते थे, फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं। वह अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। ये तो हद ही हो गई। मालिक भी ऐसी खस्ता बस में सफर करके मरने के लिए तैयार है। यह तो हैरानी की बात है। लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी ओर देखते हैं और ऐसा सोचते हैं। अब लेखक हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ऐसी खस्ता हालत में बस चलाते हैं और खुद भी उसमें सफर करते हैं। वे सोचते हैं कि इसे तो कंपनी का मालिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो, कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वह किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। लेखक अब तरह तरह के भय से घिर गए थे। वो सोचते हैं कि अगर वे सब मर जाते हैं तो देवता उन्हें बाहें फैलाकर उनका इंतजार करते हैं। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर ये बस यात्रा करते हुए मर गया या सब मर जाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए बाहें पसारे हुए बैठे हैं, हमारा इंतजार करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि कितना महान आदमी है कि एक टायर बदलने की बजाय अपने प्राण दे दिए। यह बहादुरी का काम है। कंडक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया और टायर बदलकर फिर बस चल पड़ी। लेखक को जरा सा विश्वास नहीं था कि वे अपने मंजिल पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने उम्मीद को छोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इस बस में गुजारनी पड़ेगी और इससे मृत्यु लोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा। सारी जिंदगी इसी बस में गुजर जानी है। प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाए, ऐसा संभव था। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल बस यही बस थी, पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। बेचैनी में मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब खत्म हो गई। अब भरोसा ही नहीं था। बस ने मंजिल तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आराम से इत्मीनान से बैठ गए। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक के मित्र थे
वो भी इस समय अपना समय हंसी मजाक के द्वारा व्यतीत करने लगे।